स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास मैराथन क्लास होने वाली है। कक्षा 12 के ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है आरबीएससी बोर्ड ने जो भी ब्लूप्रिंट जारी किया है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित जो मैराथन क्लासें हैं वो 1 जनवरी से जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें हमने 4 मैराथन क्लासें हैं वो कंप्लीट कर ली है। इस बार हमारी ये 5वीं मैराथन क्लास रहने वाली है और 5वीं मैराथन क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो चलने वाला है द्वितीय क्रियाएं, और इस द्वितीय क्रिया में आपका पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 12 ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है उन्हें उनके लिए ये मैराथन क्लास है वो 5th में मैराथन क्लास होने वाली है। और इस 5th मैराथन क्लास में हम देखेंगे आरबीएससी की जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका पूरा चैप्टर है वो आज उंगलियों पर लर्न होने वाला है। तो पूरी लाइव क्लास को अंत तक देखना है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को इस लाइव क्लास में जुड़ जाना है। जितने भी क्लास 12 के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं सभी को गुड इवनिंग, इस लाइव क्लास में वेलकम है सभी को एक बार फिर से इस क्लास में जुड़ जाना है। और सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार पुनः आप कमेंट सेक्शन को भर दे, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट है वो चालू कर दे सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। चलिए आज की जो मैराथन क्लास है कक्षा 12 की जो मैराथन क्लास है ज्योग्राफी की मैराथन क्लास 5 द्वितीय क्रियाएं, जो द्वितीय क्रिया का जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट आपकी जो इकाई थर्ड है, जिसमें हमने इकाई थर्ड में जो एक चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, वो प्राथमिक क्रिया का जो कंप्लीट मैराथन क्लास है वो कंप्लीट कर दी गई है। और बाकी जो 4 मैराथन क्लासें हैं उन चारों मैराथन क्लासें की जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आज की क्लास है वो कक्षा 12 की जो 5 मैराथन क्लास है उस 5 मैराथन क्लास की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर कौन सा है द्वितीय क्रिया है। तो पूरा वीडियो को लाइव क्लास को देखना है। तो चलिए द्वितीय क्रिया का टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन की जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ओपन की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ओपन कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है द्वितीय क्रिया है। द्वितीय क्रिया है आप देख सकते हैं कक्षा 12 ज्योग्राफी, जो कि यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो ब्लूप्रिंट है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय क्रिया का यहाँ पर चैप्टर है द्वितीय क्रिया है कक्षा 12 ज्योग्राफी। प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार रहने वाला है, जो भी आपका इकाई थर्ड में है वो कंप्लीट जो चैप्टर है, आपके जितने भी चैप्टर इकाई थर्ड में आने वाले हैं उन सभी का जो ब्लूप्रिंट है वो एक ही रहने वाला है। मार्क्स मार्किंग जो है वो एक ही रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अतिलघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक। जिसमें वस्तुनिष्ठ 1.5 के 3 क्वेश्चन, यानी कि थर्ड वाली जो इकाई है इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे आधे आधे नंबर के। इसके बाद बात करें इकाई थर्ड में आपके बात करें तो 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने वाले, यानी कि 2 क्वेश्चन आने वाले और 1 नंबर रखा गया है, यानी कि आधा आधा नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान देखें तो 4 जो आपके क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर रखे गए, यानी कि आधे आधे नंबर के रिक्त स्थान 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लघुत्रात्मक की बात करें 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर रखा गया, यानी कि 2 क्वेश्चन एक एक नंबर का आपका 2 क्वेश्चन इसमें से रिक्त स्थान में से आएगा। बात करें अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, तो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर का होने वाला है। इसके बाद लघुत्रात्मक की बात करें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर आपका रखा गया है, और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछेगा। दीर्घोत्तरात्मक की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का जो कि अथवा में पूछा जाएगा। इसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का जो कि अथवा में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका द्वितीय क्रिया का जो ब्लूप्रिंट है वो रहने वाला है। और इसी के अनुसार हम पूरी मैराथन क्लास में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर आपका द्वितीय क्रिया है वो उंगलियों पर लर्न होने वाला है आज। तो पूरी क्लास को अंत तक देखना है। सभी स्टूडेंट्स को इस लाइव क्लास में वेलकम है, सभी को जुड़ जाना है। लाइव स्टूडेंट सभी को वेलकम, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहला ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर
कि विनिर्माण शब्द, जो विनिर्माण शब्द में से किस प्रकार का क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि जो विनिर्माण शब्द है वो किस क्रियाकलाप से संबंधित है। तो विनिर्माण जो शब्द है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो विनिर्माण शब्द है, विनिर्माण जो शब्द है वो शब्द आपका यहाँ से पूछा गया है। तो विनिर्माण यहाँ से पूछा गया है। तो विनिर्माण, तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। यानी कि विनिर्माण जो शब्द है उस शब्द में से निम्न में से किस क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि कौन सा जो क्रियाकलाप है वो विनिर्माण शब्द से संबंधित है। यानी कि आपका जो द्वितीय क्रिया वाला चैप्टर है उस चैप्टर के जो फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज पर ही ये क्वेश्चन छपा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्वितीय क्रिया है। जिसने भी द्वितीय आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी ब आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए जिसने भी ब आंसर बताया करेक्ट आंसर है। अब देखिए दूसरा, तो मैनचेस्टर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग। तो दूसरे का सभी को जल्दी से आंसर बताना है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए या ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। तो चारों में से एक आंसर बताना। जिसने भी आंसर बताए जल्दी से देना है आंसर, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेकंड क्वेश्चन का कई स्टूडेंट बी बताया सूती वस्त्र उद्योग। सही जवाब है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि तीसरा क्वेश्चन है उद्योगों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। तो आकार के आकार पर किया जाता है, उत्पाद, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, और इनमें से सभी। तो तीसरे का आपको आंसर बताना है। तो सभी को स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी, यानी कि आपका डी आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। जिसने भी डी आंसर बताया है उन सभी का आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद बात करें चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। यानी कि ऐसा कौन सा जो प्रकार है का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, इसके बाद स्वच्छंद उद्योग। तो चौथे का आंसर बताना है सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुटीर उद्योग। जो कुटीर उद्योग जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्योंकि जो कुटीर उद्योग है वो एक प्रकार का कच्चे माल पर आधारित जो है वो उद्योग है। कुटीर उद्योग यानी कि जो बड़े प्रकार के जो उद्योग होते हैं जिसे हम कुटीर उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। कुटीर उद्योग की जो परिभाषा और डेफिनेशन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुटीर उद्योग लघु उद्योग में अंतर भी पूछ सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आगे। तो अभी तक ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उन सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आपको आंसर बताने, जिसने भी ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ा होगा उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन है वो सरल होने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अंत तक लाइव स्ट्रीम को देखते रहना है। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं। तो चार क्वेश्चन के यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बताए गए, इसमें से एक आपको बताना है। तो पांचवे का जल्दी से आंसर बताना है। तो पूंजीवाद, जिसने भी पूंजीवाद आंसर बताया है पहले का ए, उन सभी का जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद बात की जाए तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सूती वस्त्र दिया गया है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, चीनी के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है या पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। तो चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए गए, इसमें से एक जल्दी से जल्दी आपको बताना है कि सूती वस्त्र के लिए, चीनी के लिए, लोहा इस्पात के लिए, पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। तो छठे का सभी को आंसर बताना। तो जिसने भी
लोहा इस्पात बताया है, उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी सी आंसर बताया, सी आंसर सभी का करेक्ट होने वाला है। जो कि मार्मिंगन किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन सभी को ये आता होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम बताइए। तो पेट्रोकेमिकल जो उद्योग है उसके लिए अग्रणी देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया जापान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चीन है या भारत है। सभी को आंसर बताना है सातवें का कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम बताना है। जापान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चीन है या भारत है। तो सातवें का आंसर बताना है। तो जिसने भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाला जो आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका बी आंसर है वो करेक्ट होने वाला है सातवें का। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है। यानी कि टोयोटा जो कंपनी है वो किस देश की है। तो ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या रूस। पहला यहाँ पर ए बताया गया है ग्रेट ब्रिटेन, बी बताया गया है जापान, सी बताया गया है जर्मनी और डी बताया गया है रूस। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो ग्रेट ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी या रूस। आठवें का सभी को आंसर बताना है। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट ग्रेट ब्रिटेन बता रहे हैं, तो सभी का ग्रेट ब्रिटेन जिसने भी बताया उन सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो जिसने भी ग्रेट ब्रिटेन बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ग्रेट ब्रिटेन आपका सही आंसर बताए। ए सभी सभी का जिसने भी बताया करेक्ट आंसर है। 90 का यहाँ पर देखें तो मिलन मिलन रेशमी मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र यह किस देश में है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मिलन रेशमी जो वस्त्र उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र है वो किस देश में है। तो 90 का आंसर बताना है। पहला बताएगा ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान या फ्रांस। तो मिलन रेशमी का उद्योग का प्रमुख केंद्र बताना है आपको। तो 90 का आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 का वो है इटली। करेक्ट आंसर होने वाला है आपका इटली। बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी बी आंसर बताया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है जापान का कौन सा जापान का डेलाइट किसे कहा जाता है। जापान का डेलाइट किसे कहा जाता है। जापान का डेलाइट किसे कहा जाता है। तो टोक्यो, नगोया, इसके बाद सी है नागासाकी या ओसाका। सभी को इसका आंसर बताना है। टोक्यो है, नगोया है या नागासाकी है या ओसाका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 10वें का। 10वें का सभी को आंसर बताना है। चलिए कई स्टूडेंट ने बी बताया, सभी का आंसर सही है नगोया। नगोया जो है कि जापान का डेलाइट किसे कहा गया है। तो नगोया को कहा जाता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। सभी को 11 क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। सभी को क्वेश्चन पहले कंप्लीट पढ़ना है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि भारत तथा चीन के कपड़े भारत तथा चीन कपड़े में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। छोटे पैमाने के उद्योग में किया जाता है। यानी कि प्रश्न इसमें यह पूछ रहा है कि भारत में तथा चीन में जो कपड़े, फर्नीचर, खिलौने तथा खाद्य तेल और चमड़े का उत्पादन है वो कौन से उद्योगों में किया जाता है। तो छोटे पैमाने के उद्योग में किया जाता है, बी है बड़े पैमाने के उद्योग में किया जाता है, सी है मशीनों से किया जाता है या डी है हाथ के द्वारा किया जाता है। तो 11 का आपको सभी को आंसर बताना है। तो जिसने भी छोटे पैमाने के उद्योग वाला बताया है आंसर उन सभी का आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। छोटे पैमाने के उद्योग, जिसने भी छोटे पैमाने के उद्योग बताया है उन सभी का आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद बात करें तो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो 12वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सभी को 12वें का आंसर एक बार स्क्रीन पर लिखना है। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जिसने भी ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया उनको ये लाइव क्लास में रहने का फायदा है वो है। तो जिसने भी ये आंसर बता दिया कि ये जो लाइव क्लास है वो कम्प्लीटली देख रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद, मिश्रित समाजवाद या इनमें से कोई नहीं।
12वें का आंसर आपको बताना है। तो पूंजीवाद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी पूंजीवाद आंसर बताया है उनका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब है 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहले है मार्मिंगन बताया गया था, अब है बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग। सभी को 13वें का आंसर बताना है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात और पेट्रो रसायन उद्योग। तो जिसने भी 13वें का सी बताया लोहा इस्पात उद्योग, इन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। अब है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन से द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीय क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है वो नहीं बताना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना या टोकरी बुनना। जो 14 का आंसर बताना है सभी को। तो सी आंसर बताया है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जिसने भी सी आंसर बताया है उनका आंसर है वो यहाँ पर गलत होने वाला है। इसके बाद बात करें 15वां में, देख सकते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किस जंग का कटोरों के नाम से पुकारा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में आया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है। किसे जंग का कटोरा कहा जाता है। पहला है लॉरेन, दूसरा है बफेलो, तीसरा है मोरिसेविटे और लास्ट है पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग जिससे भी डी आंसर बताया है, जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जिसने भी डी आंसर बताया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 15वें का जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का करेक्ट है पीटर्सबर्ग, इसमें आपका आंसर होने वाला है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर ए आपका नहीं है, बफेलो भी नहीं है और मेरी सविले ये भी आपका नहीं है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि पर आधारित उद्योग पूछा गया है यहाँ पर। तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं कागज उद्योग है, रबड़ उद्योग है, लाख उद्योग है, इसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग है। तो 16वें का आपको आंसर बताना है कि आपको इसमें से कौन सा आंसर है वो करेक्ट है। तो 16वें का आपको आंसर बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि पर आधारित उद्योग है। कागज उद्योग है, रबड़ उद्योग है, लाख उद्योग है या ऊनी वस्त्र उद्योग है। तो 16वें का जिसने भी बी आंसर बताया है उनका करेक्ट आंसर है वो है रबड़ उद्योग। रबड़ उद्योग करेक्ट आंसर है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन कि भारत में जल संसाधन से संबंधित समस्या है। विवरण, पहला है वितरण, दूसरा है उपलब्धता, तीसरा है गुणवत्ता या लास्ट है उपयुक्त सभी। तो जिसने भी 17वें का क्वेश्चन बताया है उन सभी का आंसर आपको बताना है कि 17वें का आंसर क्या होने वाला है। तो डी आपका उपयुक्त सभी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है 17वें का। चलिए अब है 18वां क्वेश्चन। टोक्यो औद्योगिक केंद्र, यानी कि जो टोक्यो जो औद्योगिक केंद्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। पहला है रूस है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में है कि इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो जो है वो औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है। तो 18वें का आपको आंसर बताना है। तो जिसने जापान में बताया उनका करेक्ट आंसर है बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट है वो जापान है। टोक्यो कहाँ पर औद्योगिक केंद्र है, जापान में। तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। विनिर्माण प्रक्रियाओं की सामान्य विशेषता कौन सी, यानी कि जो विनिर्माण प्रक्रियाओं की जो सामान्य विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो शक्ति का उपयोग, ये आपकी विनिर्माण प्रक्रिया की विशेषता है।
वस्तुओं का विशाल उत्पादन, ये आपकी विनिर्माण प्रक्रिया की विशेषता है। और कारखानों में विशिष्ट श्रमिक, ये आपकी विनिर्माण की विशेषता है। तो उपयुक्त सभी आपका ये करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बीसीए का डी आंसर बताया है सभी का करेक्ट है। सभी स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स हैं, गुड इवनिंग, सभी को लाइव क्लास में स्वागत है, सभी को वेलकम। अब देखते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन के लिए सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखा है कि उद्योगों की सफल स्थापना होती है, कि उद्योगों की सफल स्थापना होती है तो परिवहन केंद्रों पर, कच्चे माल की समीपवर्ती क्षेत्र पर, अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर, या उपभोक्ता क्षेत्र पर। तो यहाँ पर आपको उद्योगों की जो सफल स्थापना वो कब होती है, तो परिवहन केंद्रों पर होती है, कच्चे माल की समीपवर्ती क्षेत्र पर होती है, या अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर होती है, या उपभोक्ता क्षेत्र पर होती है। तो 21वां को आंसर बताना, तो जिसने भी ग आंसर बताया तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर, तो जिसने भी ग आंसर बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो जिसने भी ग आंसर बताया करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन कि निम्न में से धात्विक खनिज है। आपको इसमें से धात्विक खनिज पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है वो धात्विक खनिज है। तो जो खनिज है वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो आपका धात्विक और अधात्विक वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो धात्विक और जो अधात्विक वाला पोर्शन है वो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद बात करें तो आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलिकॉन घाटी स्थित है। सिलिकॉन जो घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो पहला है यहाँ पर सिएटल के समीप है, पेरिस के समीप है, इसके बाद सैन फ्रांसिस्को के समीप है, न्यूयॉर्क के समीप है। तो इस पर चार आपको बताना है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। तो 23वां को आपको आंसर बताना है। ये मल्टीपल चॉइस का जो अंतिम क्वेश्चन है वो रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग, न्यूयॉर्क के समीप। जिससे भी चौथा जो क्वेश्चन का आंसर आपका 23वें का चौथा ऑप्शन बताया है न्यूयॉर्क के समीप, उन सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए सभी ने न्यूयॉर्क के समीप लिखा है, चलिए सभी का करेक्ट आंसर है डी। तो जिससे भी इसका आंसर करेक्ट बताया उनका ये आंसर करेक्ट होने वाला है। अब देखते हैं रिक्त स्थान क्वेश्चन। रिक्त स्थान क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अब रिक्त स्थान में पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ डैश डैश है। यहाँ पर विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है, हाथ से बनाना, यानी किसी वस्तु को पुनर्निर्माण करता है, विनिर्माण कहलाता है। तो यहाँ पर विनिर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हाथ से बनाना। इसके बाद दूसरा है उद्योगों की अवस्थिति में डैश डैश एक प्रकार का कारण है। तो उद्योगों की अवस्थिति में एक कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो जो श्रम है वो एक प्रमुख कारण है। तो इसमें दूसरे में श्रम आंसर आपका आ जाएगा। पहले में है हाथ से बनाना, दूसरे में श्रम, और तीसरा यहाँ पर पूछा गया प्राचीन समय में डैश डैश प्रमुख शक्ति का साधन था। यानी कि प्राचीन समय में शक्ति का जो साधन था वो कौन था, कोयला। कोयला जो होता था वो प्राचीन काल में शक्ति का प्रमुख साधन होता था। आपने देखा होगा तो पहले जो रेलें चलती थी वो कोयले के द्वारा ही चलती थी। इसके बाद जर्मन का रुहुर कोयला क्षेत्र जिसे यूरोप का डैश डैश कहा जाता है। तो जर्मन का जो रुहुर कोयला क्षेत्र है जिसे यूरोप का हृदय भी कहा जाता है। तो जर्मन का रुहुर कोयला क्षेत्र जिसे यूरोप का औद्योगिक हृदय, याद अंदर रही आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जर्मन का जो रुहुर कोयला क्षेत्र है वो यूरोप का औद्योगिक हृदय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि डैश डैश को धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहा जाता है। धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहा जाता है, तो आपको सभी को आंसर बताना है धुएं की चिमनी वाला उद्योग। पांचवे का डैश डैश को धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग है उसको आपको धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहा जाता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है उद्योग अपनी डैश डैश हटाकर लाभ को बढ़ाती है। उद्योग अपनी डैश डैश को हटाकर लाभ को बढ़ाती है। तो छठे का आपको आंसर बताना है तो लागत। उद्योग अपनी लागत को हटाकर लाभ को बढ़ाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं वो डैश डैश के अधीन होते हैं। तो सातवें का जो सरकार के अधीन होते हैं, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है वो सरकार के अधीन होते हैं। आठवां है डैश डैश उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। ऐसा कौन सा उद्योग है वो सभी उद्योगों का आधार है, तो लोहा इस्पात है।
वो सभी उद्योगों का आधार है। तो ये आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिक्त स्थान क्वेश्चन थे वो कंप्लीट क्वेश्चन आपके आ गए। अब देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की ओर बढ़ते, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बात करें तो द्वितीय आर्थिक क्रिया का अर्थ बताइए। द्वितीय क्या है उसका आपको डेफिनेशन बता दिए। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल, यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो कच्चे माल है उसको जब मनुष्य अपने कौशल और श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है तो उसे द्वितीय क्रिया कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन है उनके जरा जो कच्चे माल को जो मनुष्य है वो कौशल ज्ञान और श्रम लगाकर उसे उपयोगी उत्पाद के रूप में बदल देता है, उपयोगी उत्पाद के रूप में बदल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कुटीर उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो कुटीर उद्योग आपका जो आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कुटीर उद्योग। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रसायन आधारित उद्योग के 2 उदाहरण बताइए। यानी कि रसायन उद्योग के जो 2 उदाहरण आपको बताने। तो पेट्रो रसायन उद्योग और कृत्रिम रेशा उद्योग, ये 2 हैं जो कि रसायन उद्योग के उदाहरण हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो ये वे उद्योग है किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते वरन संगठन पूंजियों पर निर्भर होते। यानी कि ये वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते और वरन जो संगठन पूंजियों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग है इसको भारी उद्योग क्यों कहा जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग है उसको भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मात्रा में भरकम कच्चा माल का उपयोग लाया जाता है एवं उसके उत्पाद भी भारी होते हैं। यानी कि ये जो लोहा इस्पात उद्योग है वो भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल का उपयोग में लाया जाता है और इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं द्वितीय क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। तो विनिर्माण हो गई, प्रसंस्करण हो गई, इसके बाद निर्माण जिसे हम अवरचना के नाम से भी जानते हैं। तो ये द्वितीय क्रिया की जो क्रिया है वो शामिल है। अब है 7वां क्वेश्चन कि वर्तमान समय, ये जो वर्तमान का समय है इसमें बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कोई 2 आपको विशेषता बतानी है। तो 2 विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यंत्रीकरण और औद्योगिकीय नवाचार। ये 2 जो है वो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं। कौन कौन सी, यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकीय नवाचार। जिसने भी ये 2 आंसर बताए हैं उन सभी करेक्ट आंसर होने वाला है। अब है यंत्रीकरण से क्या आशय है। यंत्रीकरण से क्या आशय है, पूछा गया है कि यंत्रीकरण, आपको पूछा है यंत्रीकरण से क्या आशय है। तो ये आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है कि यंत्रीकरण किसे कहते हैं और यंत्रीकरण। तो यहाँ पर पूछा गया है यंत्रीकरण से क्या आशय है। तो यंत्रीकरण से आशय है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। तो यंत्रीकरण किसे कहते हैं, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यंत्रीकरण कहते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक निर्माण की 2 विशेषताएं बतानी है। तो एक जटिल प्रौद्योगिकी, तंत्र एवं अधिक पूंजी।
ये दो आपके आधुनिक निर्माण की दो विशेषता है। कौन कौन सी है? एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र और अधिक पूंजी, जो कि आधुनिक निर्माण की दो विशेषता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन, औद्योगिकी की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम बताने। यानी कि औद्योगिकी की जो अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले दो कारक, तो बाजार तक अभिगम्यता, पहुंच यानी कि, और कच्चे माल की प्राप्ति और अभिगम्यता, जहां पर पहुंच, बाजार तक अभिगम्यता और कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, ये दो हैं जो कि औद्योगिकी की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक हैं। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपको यहाँ पर पूछा गया है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार क्यों है। यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र हैं वो वृहद वैश्विक बाजार क्यों है। तो वृहद वैश्विक बाजार क्यों है ये पूछा गया। तो यूरोप एवं जो उत्तरी अमेरिका है, जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार है क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की जो क्रय शक्ति है और क्रय की जो क्षमता है वो अधिक है, यानी कि जो खरीदने की जो क्षमता है वो अधिक है। कहाँ पर? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद बात करें 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्यापक बाजार रखने वाले किन्हीं दो उद्योगों को नाम बताएं। जो व्यापक बाजार होते हैं उन बाजार रखने वाले किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताने। तो वायु निर्माण उद्योग एवं शस्त्र निर्माण उद्योग, ये दो प्रमुख उद्योग है जो कि व्यापार बाजार रखने वाले दो उद्योग है। व्यापक बाजार रखने वाले दो उद्योग कौन कौन से? वायु निर्माण, शस्त्र निर्माण। इसी क्लास में आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको याद कर लेने हैं, यानी कि इसी क्लास में आपको पूरी लाइव क्लास में यही क्वेश्चन याद कर लेने हैं। और जिसने भी ये पूरी क्लास देख ली, आपका ये जो नीचे क्रिया वाला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आपको उंगलियों पर लर्न हो जाएगा और फिर से इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप एग्जाम के टाइम में इस चैप्टर को फिर से लाइव क्लास को रिपीट कर सकते हो, जो कि आपको लाइव सेक्शन में मिलेगी। और जिसने भी अच्छी तैयारी की उनके ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आएंगे, यानी कि आपका 56 नंबर का पेपर है वो बोर्ड एग्जाम में होता है, तो अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। आप तैयारी को बेहतरीन करना है और जितने भी इस लाइव क्लासें आ रही है उन सभी लाइव क्लासों को देखते रहना है। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक बार, कि सूती कपड़ा निर्माण के लिए दो स्तरों के नाम बताइए, लिखिए। तो हरकत का क्षेत्र, जो हथकरघा क्षेत्र है, और विद्युत करघा क्षेत्र, ये दो क्षेत्र है वो सूती कपड़ा निर्माण के लिए दो स्तर के नाम है, हथकरघा क्षेत्र और विद्युत करघा क्षेत्र। इसके बाद है महान झील, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देना है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो यूएसए है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि महान झील औद्योगिक प्रदेश की देश में स्थित है। तो महान झील औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो 15वां क्वेश्चन है, तो गैर आधारित उद्योग किन्हें कहा जाता है। तो गैर आधारित उद्योग है वो उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों को गैर आधारित उद्योग कहा जाता है। किन किन को कहा जाता है? तो उपभोक्ता एवं वस्तुएं जो तैयार करने वाले जो उद्योग है, कौन कौन से उपभोक्ता एवं वस्तु उत्पादन करने वाले जो उद्योग है उसे गैर आधारित उद्योग कहा जाता है। तो ये आपका 15वें का आंसर हो गया कि गैर आधारित उद्योग किसे कहते हैं। अब है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कृषि व्यापार किसे कहा जाता है। कृषि व्यापार किसे कहा जाता है? तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो कि औद्योगिक स्तर पर की जाती है, यानी कि जो औद्योगिक स्तर है उस पर की जाती है। और इस कृषि में बड़े आकार में कृषि फार्म होते हैं, बड़े आकार के जो कृषि के जो फार्म है वो लगे रहते हैं, जो यंत्रीकरण, दशाओं एवं रासायनिक पर निर्भर तथा उत्तम संरचना वाले होते हैं। इसे हम कृषि व्यापार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कृषि व्यापार किसे कहते हैं। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की जो व्यापारिक कृषि है जो कि औद्योगिक स्तर पर की जाती है, यानी कि उद्योगों की जो स्तर है उस पर की जाती है। और ये आकार के फार्म होते हैं जो कि यंत्रीकरण, दशाओं में रसायनों पर निर्भर या उत्तम संरचना वाले होते हैं। अब है 17वां क्वेश्चन कि वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं। जो वन आधारित उद्योग है वो किसे कहते हैं एवं इसका एक उदाहरण आपको बताना है। तो वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जो कच्चे माल की आपूर्ति वनों से होती है, यानी कि जो कच्चे माल का जो
संसाधन है, वो कच्चे माल का जो उत्पादन है वो कहाँ से कर लिया जाता है? वनों से कर लिया जाता है। जो कच्चे माल का उत्पादन वनों से कर लिया जाता है और वन आधारित उद्योग कहलाता है। यानी कि जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो वनों से ही कर ली जाती है और उसे हम वन आधारित उद्योग है, जैसे कागज एवं लुगदी उद्योग है, जिसको बनाने के लिए वनों की जो पेड़ की जो कटाई है उसके द्वारा ही कर दी। इसके द्वारा फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और लकड़ी की जो आवश्यकता है वो कहाँ से होगी? वनों से होगी। एवं दिया सलाई जो है उद्योग है वो भी आपके वन आधारित उद्योग में आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो जो वन की आपूर्ति से, यानी कच्चे माल का जो वनों की आपूर्ति से होती है उसे हम वन आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे कागज, लुगदी, फर्नीचर है, दिया सिलाई उद्योग आदि। अब है 16वां क्वेश्चन, औद्योगिक ध्रुव क्या है? औद्योगिक ध्रुव क्या है? तो एक सकेंद्रीय क्षेत्र के भीतर अभिनव औद्योगिक एवं उद्योगों से संबंधित उत्पादन के लिए नियोजित विकास औद्योगिक ध्रुव कहलाता है। यानी कि एक सकेंद्रीय क्षेत्र के भीतर जो अभिनव प्रौद्योगिकी एवं उद्योगों से संबंधित जो उत्पादन के लिए जो नियोजन विकास प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, तो इसे हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो सकेंद्रीय क्षेत्र के भीतर अभिनव प्रौद्योगिकी एवं उद्योगों से संबंधित जो उत्पादन है उसके लिए जो नियोजन होता है उसको जो विकास का प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। अब आते हैं हमारे लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जो कि आपकी दृष्टि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मार्जिन रहती है। कितने? 1.5 नंबर। तो पहला क्वेश्चन लघुत्रात्मक का क्वेश्चन देख सकते हैं कि रुहर औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख समस्या क्या है? तो जो रुहर औद्योगिक प्रदेश है उनकी प्रमुख समस्या क्या है? तो पहला यहाँ पर दे रखा है कि प्रदूषण की समस्या, यानी कि जो प्रदूषण होता है उसकी समस्या है। दूसरी है औद्योगिकी के अपशिष्ट की समस्या, यानी कि औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसकी समस्या होती है। एवं कोयले की समस्या, और क्या होता है? कोयले की भी समस्या होती है। एवं उत्पाद में गिरावट की समस्या, एवं उत्पाद में जो गिरावट होती है उसकी समस्या। तो ये जो प्रदूषण की समस्या है, औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या है, कोयले की कमी की समस्या है एवं उत्पाद में गिरावट की समस्या है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, लौह धातु एवं अलोह धातु, लौह धातु एवं अलोह धातु जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये उद्योगों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो लौह धातु किसे कहते हैं? जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। और अलोह धातु जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ये आपको याद कर दे, अलोह धातु और लोह धातु किसे कहते हैं? तो लौह धातु लोहा इस्पात उद्योग, अलोह धातु एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम में लोहे का जो अंश है वो नहीं पाया जाता है, और लोहा इस्पात उद्योग जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। इसके बाद बात करें तीसरा क्वेश्चन, तो आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग पूछा गया। तो आधारभूत एवं उपभोक्ता उद्योगों का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि आधारभूत उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, चाय उद्योग, ये है आधारभूत उद्योग एवं उपभोक्ता उद्योग का एक एक उदाहरण। तो ये आप लघुत्रात्मक क्वेश्चन में पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को देखना है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, रसायन उद्योग, वन आधारित उद्योग एवं पशु आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग एवं पशु आधारित उद्योग, ये कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन बताया गया है कि एक बार आपको पढ़ना है पांचवा क्वेश्चन, कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा है। यानी कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा है। तो घरेलू या कुटीर उद्योग, एक तो ये हो गया। इसके बाद है छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। ये आकार के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। पहला है घरेलू एवं कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये आपके आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा भी पूछ सकता है कि आकार के आधार पर आपको पॉइंट याद हो जाएंगे, तो इस पर आप आपके बना के भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। यानी कि आपको जो भी समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर घरेलू एवं कुटीर उद्योग, कुटीर यानी कि बड़े उद्योग, बड़े उद्योग कौन कौन से है उस पर आपको लेख लिख देना है। इसके बाद छोटे पैमाने के उद्योग यानी कि लघु उद्योग है उस पर आप, और बड़े पैमाने के उद्योग है। तो ऐसे आप जो क्वेश्चन का मार्जिन है वो बना सकते हैं। और आपको क्वेश्चन किस प्रकार तैयार करें, तो पॉइंट वाइज आपको जो क्वेश्चन का प्रिपरेशन है वो करना है। यानी कि जो लघुत्रात्मक है, दीर्घुत्रात्मक है एवं
निबंधात्मक है, इनका जो आंसर है वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े और आपको अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जामिनर दे। तो इस प्रकार आपको एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है। और बोर्ड की जो टॉपर कॉपी है वो भी दिखाई जाएगी। तो पहले आपका छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषता, विनिर्माण उद्योगों की यहाँ पर 3 विशेषता आपको बता दी। तो यहाँ पर विनिर्माण उद्योगों की 3 विशेषता निम्नलिखित है। तो पहली विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी एक वस्तु का आकार बदलकर किसी दूसरी वस्तु का निर्मित की जाती है। यानी कि एक वस्तु है, उस वस्तु का जो आकार है वो बदलकर उसकी उसी प्रकार की जो नई वस्तु बना दी जाती है, तो उसे हम लोहे का रूप बदलकर यंत्र आदि बनाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, विनिर्माण, यानी कि किसी वस्तु का पुनः निर्माण करना, जिसे हम विनिर्माण, उनकी विशेषता है ये। दूसरी है किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग निर्माण के द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता, यानी कोई वस्तु है, कोई वस्तु को पदार्थ का उपयोग निर्माण के द्वारा ही उसको बदल देना, तो उस जैसे कपास को वस्त्र के रूप में बदल देना। यानी कि वस्तु है, ये कच्चा माल है कपास, और जो कपड़ा बना वो पक्का माल हो गया आपका। इसके बाद किसी भी पदार्थ की मूल्य, तीसरा है किसी भी पदार्थ की मूल्य वृद्धि निर्माण द्वारा हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम द्वारा वायुयान के निर्माण पर एल्यूमिनियम धातु के लिए के मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये आपका विनिर्माण की विशेषता हो गई। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधुनिक निर्माण की विशेषता बतानी है आपको। तो आधुनिक निर्माण की विशेषता देख सकते हैं। पहली विशेषता है यहाँ पर कि औद्योगिकी निर्माण एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, यानी जो आधुनिक निर्माण है एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है। दूसरा है कि इसमें अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के माध्यम से कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम लागत है वो मध्यम से एवं कम प्रयास और अल्प लागत में अधिक माल का जो उत्पादन है वो आधुनिक निर्माण में किया जाता है। एवं इसमें बताया गया है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है, एवं इसका एक बड़ा संगठन होता है, और इसमें एक बड़ा जो संगठन है वो होता है। अब है इसमें प्रशासनीय, अब देखते हैं लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपका आधुनिक निर्माण की जो प्रमुख विशेषता है, ये इसमें 4 या 5 पॉइंट आपको याद करने, इसमें ही आपको इसी क्लास में आपको ये पॉइंट याद करते जाना है। जैसे याद हो जाएंगे तो आपको फिर से देखना नहीं पड़ेगा। और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, इसकी जो कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे जाके आप आधुनिक निर्माण की जो प्रमुख विशेषता है उनकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखते हैं 8वां। तो 8वां यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वच्छंद उद्योग, स्वच्छंद उद्योग यहाँ पर पूछा। तो स्वच्छंद उद्योग यहाँ पर देख सकते हैं आप, कौन सा उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग की आपको क्या करनी है, विशेषता बता दी। तो स्वच्छंद उद्योग की विशेषता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो उद्योग होते हैं, ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर, यानी कि जो व्यापक विविधता होती है उन व्यापक विविधता वाले स्थानों पर, व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। अथवा ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। ये एक विशिष्ट उद्योग के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, और ये उद्योग संगठन एवं पो पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर टेस्ट दिया गया है। तो ये जो उद्योग है संगठन पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये जो उद्योग होते हैं, कौन से उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं ये उद्योग संगठन पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। और ये उद्योग उत्पादन का कम मात्रा में होता है, यानी कि इन उद्योगों में जो उत्पादन कम मात्रा में होता है, और इन उद्योगों के श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो उद्योग है उन उद्योग में जो श्रमिकों की आवश्यकता है वो कम होती है, एवं ये सामान्य ये उद्योग प्रदूषण मुक्त होते हैं। यानी कि ये जो उद्योग होते हैं वो प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलाते। आपने देखा होगा तो कई जो उद्योग होते हैं वो चिमनी के द्वारा प्रदूषण को ज़्यादा फैलाते हैं, परंतु ये जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं ये उद्योग आपके जो प्रदूषण से मुक्त होते हैं। और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों को ज्वाल द्वारा अभिगम्यता होती है।
यानी कि ये इसकी जो स्थापना है वो महत्वपूर्ण सड़कों के जाल के द्वारा ही अभियोग में आता है, यानी कि सड़कों के नज़दीक ही ये जो उद्योग है वो किए जाते हैं। अब है नौवां क्वेश्चन, लघुतरात्मक का नौवां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुटीर उद्योग की विशेषता बतानी है। अब किसकी विशेषता बतानी है? कुटीर उद्योग की। तो कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषता है। तो कुटीर उद्योग का निर्माण, कुटीर उद्योग की निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, यानी कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड में आ सकता है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो कुटीर उद्योग है जो कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकता है, ये आपको देख लेना। अब है इस उद्योग में शिल्पकार स्थानिक कच्चे माल का उपयोग करते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो भी उद्योग है उसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का जो उपयोग करते हैं। इसके बाद है स्थरण, जो साधारण औजारों का जो प्रयोग कर परिवार के सदस्यों को मिलकर दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि साधारण जो औजार है उन औजारों का जो प्रयोग कर परिवार के जो सभी सदस्य है वो सदस्य मिलकर दैनिक जीवन के उपयोगी वस्तुओं का जो निर्माण है वो करते हैं। ये कुटीर उद्योग है। अब है दैनिक जीवन की वस्तुओं में जैसे कपड़ा आ गया, इसके बाद चटाई आ गया, औजार आ गया, बर्तन, जूते, फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन मुख्यतः बनाए जाते हैं। ये आपके कुटीर उद्योग हो गए, यानी कि ये कुटीर उद्योग हो गए। अब देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग, तो छोटे पैमाने के उद्योग उत्पादन की तकनीकी एवं स्थल दोनों ही कुटीर उद्योग से भिन्नता रखते हैं, यानी कि ये जो उद्योग होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग उत्पादन तकनीकी एवं निर्माण के स्थल दोनों ही कुटीर उद्योग की भिन्नता रखते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, यानी कि स्थानीय रूप से इसमें छोटे पैमाने के जो उद्योग है इसमें कच्चे माल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अर्धकुशल श्रमिक, जो अर्धकुशल श्रमिक होते हैं उन श्रमिक के द्वारा शक्ति के स्थानों से चलने वाले यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके अतिरिक्त जो अर्धकुशल श्रमिक होते हैं एवं शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। इसमें ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं। और कुटीर उद्योग की तुलना में इसमें उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, यानी कि इसमें रोजगार के जो अवसर है वो अधिक होते हैं। और इन उद्योगों से स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि ये जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उन उद्योगों से स्थानीय जो निवासियाँ होते हैं, निवासियों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन बड़े पैमाने की उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक आपको बता दें। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं इसकी स्थापना के प्रमुख कारक आपको बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसका विकास पिछले के कितने 200 वर्षों से पहले हुआ है, यानी कि ये जो छोटे पैमाने के उद्योग है उनका जो विकास है वो 200 वर्षों पहले हुआ है। तो पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, ये जो उद्योग होते थे पहले कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के प्रमुख भाग आदि क्षेत्रों में लगाए जाते थे। यानी कि ये जो छोटे पैमाने के उद्योग है वो 200 वर्ष पहले थे। और ये पहले ये जो उद्योग होते थे वो ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा जो क्षेत्रों में लगाए जाते थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण विश्व में है, यानी कि ये जो छोटे पैमाने के उद्योग है अब संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। और इन क्षेत्रों, इन उद्योगों की स्थापना के लिए विशाल बाजार होने की जरूरत होती है। और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। विकसित प्रौद्योगिकी, यंत्र, अधिक उत्पादन एवं तकनीकी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना करने के लिए इतने जो कारक है वो आपके हो गए। अब देखते हैं 12वां में यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वां आकार के आधार पर विनिर्माण के उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक की दो विशेषता बता दिए। तो आकार के आधार पर जो उद्योगों की विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, तो आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का जो निम्न वर्गों का विभाजन किया गया है, जैसे कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का को प्रयुक्त करते हैं। और छोटे पैमाने के उद्योग जो कि इसमें लघु उद्योग, यह क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्धकुशल श्रमिकों के साथ विद्युत संचालित ये यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसे छोटे पैमाने के उद्योग से लघु उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के जो उद्योग है वह बृहद उद्योग होते हैं, अत्यधिक पूंजी का निवेश होता है, उत्तम तकनीकी और आधुनिक यंत्रों का जो प्रयोग है वो किए जाते हैं। ये बड़े पैमाने के उद्योग में किए जाते हैं। तो अत्यधिक पूंजी का भी आवश्यकता होती है और उत्तम तकनीकी एवं आधुनिक यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है।
अब देखते हैं परंपरा परंपरागत बड़े पैमाने के वाले उद्योग की विशेषता का वर्णन करते हुए सामाजिक उद्योगों को जो समा समायोजित उद्योगों के नाम लिखे। तो विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं जो परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग है। तो विशेषता, तो इन उद्योगों का विकास विगत 2 शताब्दी से हुआ है। यानी कि ये जो बड़े पैमाने के उद्योग है, उन उद्योगों का जो विकास है वो विगत कितने 2 वर्षों से 2 शताब्दियों से हुआ है। तो इसमें रोजगार का अनुपात उच्च होता है और इसमें रोजगार का जो अनुपात है वो भी उच्च होता है। इसके बाद बात करें तो इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है एवं उच्च तकनीकी और भारी यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक पूंजी यानी पैसे की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है और उच्च तकनीकी एवं भारी यंत्रों की आवश्यकता होती है। और अधिक जनसांख्यिकीय दबाव के कारण घटिया आवास, प्रदूषित वातावरण और कुत्सित मकान का प्रारूप मिलता है। तो इस तरह यहाँ पर उद्योगों के बंद होने पर जो परित्यक्त भूमि का स्वरूप दृष्टिगत होता रहता है। यानी कि यहाँ पर उद्योगों के बंद होने पर जो परित्यक्त भूमि का जो स्वरूप है वो दृष्टिगत होता है। तो ये बड़े पैमाने के जो उद्योग है उनकी विशेषता देख ली। अब देखते हैं समायोजित उद्योग के नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं समायोजित उद्योग, तो रसायन उद्योग, कौन कौन से उद्योग है, तो ये समायोजित उद्योग रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और वस्त्र उत्पादन, ये आपके समायोजित उद्योग के नाम है। अब देखते हैं कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में तुलना यानी कि अंतर। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा देना है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इस बार आने वाला है, आपकी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम है। तो कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की तुलना यानी कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कुटीर उद्योग देख सकते हैं, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई जिसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का जो उपयोग है वो करते हैं और शिल्पकार होते हैं वो कच्चे माल का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट आपको याद करते जाना है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है एवं इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय रूप से कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तीसरा है, इस उद्योग में शिल्पकार अपनी क्षमता के आधार पर घर में ही वस्तुएं बनाता है। यानी कि ये जो शिल्पकार होता है अपनी क्षमता के अनुसार और दक्षता के अनुसार अपने घर में ही वस्तुएं बनाता है। तो ये हो गई कुटीर उद्योग। अब देखते हैं लघु उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग, यह निर्माण की सबसे मध्यम स्तरीय इकाई है, यानी निर्माण की सबसे मध्यम स्तरीय इकाई है। इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ बाहर से मंगाई गई कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। यानी कि बाहर से मंगाई गई कच्चे माल का जो उपयोग है वो छोटे पैमाने के उद्योग में की जाती है। एवं तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस उद्योग में एक शिल्पकार छोटी छोटी मशीनों का भी प्रयोग करता है। यानी कि ये जो छोटे पैमाने के उद्योग है इसमें जो शिल्पकार होता है ये छोटे छोटे यंत्र है, छोटे छोटे मशीनों का भी प्रयोग करता है। तो इस प्रकार ये कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर होगा और ये आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। इसके बाद रुहुर औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख समस्या, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब देखते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन। तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपके बन गए हैं और इसी में से निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग को स्पष्ट कीजिए तथा इनकी 4 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर विनिर्माण उद्योग देख सकते हैं। विनिर्माण का शब्द करते हैं किसी चीज को हाथ से बनाया यानी कि उनका पुनर्निर्माण करना। इसके बावजूद इसके अंतर्गत यंत्रों द्वारा बनाई गई सामग्री को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसके बावजूद भी यंत्रों द्वारा जो बनाई गई जो सामग्री है उनको भी इसमें विनिर्माण में जोड़ा जाता है। तो यह एक अति आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय अथवा दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य तैयार माल में परिवर्तन कर दिया जाता है। और यदि वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो उद्योग होते हैं ये उद्योग एक निर्माण की इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति भिन्न होती है तथा प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा, बही और अभिलेख का रख रखाव किया जाता है। और यहाँ पर देखें तो उद्योग एक व्यापक नाम है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यावरण के रूप में भी देखा जाता है। विनिर्माण के पर्यावरण के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ पर बात करें तो जब कोई व्यक्ति इस्पात उद्योग एवं रसायन उद्योग अथवा सीमेंट उद्योग आदि शब्दावली का प्रयोग करता है तब उससे मस्तिष्क के कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न जो प्रक्रियाओं का जो विचार है वो पैदा होता है। और इसकी बात करें
तो लेकिन जो अनेक गौण प्रक्रिया हैं उन गौण प्रक्रियाओं में भी कारखानाओं में संपन्न नहीं होती है, जैसे कि मनोरंजन उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि। अंतः जो स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर संक्षिप्त में कहे तो विनिर्माण उद्योग एक ऐसा प्रक्रम है कि विनिर्माण उद्योग एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कच्चे माल को उच्च मूल्य की वस्तुओं की परिवर्तन कर देना, यानी कि जो कच्चा माल होता है उसको बदलकर मूल्यवान वस्तु में बदल देना। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की विशेषता, इसके लक्षण, वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की निम्नलिखित 5 विशेषता बताई गई है। कौशल एवं विशिष्टीकरण उत्पादन की विद्या, तो ये जो है ये विशेषता है, तो ये बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विनिर्माण, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की विशेषता और वर्तमान समय में बड़े पैमाने पे होने वाले विनिर्माण उद्योग की निम्नलिखित 5 विशेषता है। तो कौशल का विशिष्टीकरण उत्पादन की विद्या, तो बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण उद्योग में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तथा इससे प्रत्येक श्रमिक लगातार एक ही प्रकार का कार्य को करता रहता है। इसके बाद करें यंत्रीकरण, तो यंत्रीकरण आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण संचालित यंत्रीकरण को देखने को मिलता है। साथ ही कंप्यूटर युक्त नियंत्रण प्रणाली से युक्त कारखानों में संचालित मशीनों की उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज बड़े पैमाने पर विनिर्माण का जो यंत्रीकरण है वो समस्त विश्व में नजर आने लगा है। ये जो यंत्रीकरण का पॉइंट हो गया। इसके बाद बात करें तो तीसरा है प्रौद्योगिकीय नवाचार, तो इसके अंतर्गत शोध एवं जो विकसित विधियों के द्वारा विनिर्माण की जो दक्षता को नियंत्रित करना एवं अपशिष्टों को समुचित निस्तारण एवं तकनीकी दक्षता में अभिवृद्धि तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपाय भी सम्मिलित है। अब हम बात करें संगठनात्मक ढांचा और स्थानीय स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, तो इसके अंतर्गत जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, श्रम लागत से अधिक जो उत्पादन है वो प्राप्त करना, अधिक पूंजी, बड़ा संगठन, प्रशासकीय आधिकारिक वर्ग भी सम्मिलित है। 5वां देखें तो यहाँ पर अनियमित भौगोलिक विवरण, तो विश्व के कुल स्थानीय भाग में 10% से भी कम भूभाग पर आधुनिक निर्माण का मुख्य जमाव देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर देखें तो आधुनिक जो विनिर्माण है तो किसी देश की जो आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का केंद्र होते हैं। और यद्यपि विनिर्माण क्षेत्र की कृषि की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र सकेंद्रित मिलते हैं, लेकिन उत्पादन तथा जो रोजगार होता है वो प्रदान करने की दृष्टि से ये क्षेत्र भी देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर देख सकते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 7 कारक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। तो बाजार तक अभिगम्यता यानी बाजार तक पहुंच। इसके बाद देखें तो जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग की विशेष की वस्तुओं को खपत अधिक होती है तो वहीं पर उद्योगों का प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा करने की तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का जो व्यय है वो कम हो जाता है एवं यह तब तक अधिक लाभप्रद होता है जब तैयार माल को कच्चे माल की तुलना में अधिक स्थान पर घेरते हैं तथा अधिक भारी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसी कारण जो सीमेंट है वो सीमेंट, फर्नीचर, कांच की जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हो गए, इसके बाद चीनी के बर्तन हो गए, ये जो खपत है वो ये खपत क्षेत्र की जो सीमा पर था जो समीपता पर निर्भर रहते हैं। किसकी समीपता पर निर्भर रहते हैं। फर्नीचर हो गया, सीमेंट हो गया, कांच के मिट्टी के बर्तन हो गए, तो ये बाजार तक अभिगम्यता हो गई। इसके बाद बात करें कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यानी कि उद्योगों में जो यहाँ पर बात करें तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यानी कि जो उद्योग हैं उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बात करें तो यदि यह कच्चा माल दूर से जो मंगाया जाता है, परिवहन में काफ़ी खर्च होता है। यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन जो मूल्य है वो अधिक लागत खर्च बढ़ जाता है। अधिक क्षेत्रों में भारी कच्चे माल प्राप्ति की अभिगम्य होती है। इसमें भी निर्माण उद्योग लगाए जा सकते हैं, जैसे चीनी कारखाने एवं सीमेंट की जो फैक्ट्रियां है, लुगदी का बनना, कागज उद्योग है। कच्चे माल की जो सुलभता मिलने पर निर्भर रहती है, जो पदार्थ की जो शीघ्र
नष्ट होने वाले होते हैं, उन्हें निर्माण उद्योग में भी उन पदार्थों की जो उपलब्धता के समीप स्थापित किए जाते हैं, जैसे दुग्ध पदार्थ, पनीर, मक्खन आदि का जो निर्माण है वो फलों से डिब्बाबंद सामग्री का निर्माण किया जाता है। अब देखिए श्रम श्रम तक अभिगम्यता। तो उद्योगों की स्थानीयकरण में मानवीय श्रम की सस्ती और सुलभ जो उपलब्धता होती है, उस उपलब्धता पर एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। तो उद्योगों में बढ़ती यंत्रीकरण उद्योगों की प्रक्रियाओं को लचीलेपन में उद्योगों में मानवीकरण श्रम की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया गया एवं लेकिन वर्तमान में अनेक जो उद्योग हैं वो ऐसे हैं जिनके कुशल श्रमिक आपूर्ति उनके स्थानीयकरण एवं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करें चौथा, तो शक्ति के स्थानों पर अभिगम्यता, यानी कि ऐसे उद्योग है जिनकी ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, यानी शक्ति ऊर्जा की जो खपत है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे भी उद्योग होते हैं। तो उनको ऊर्जा उत्पादन उद्योग के सभी भी स्थापित किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि शक्ति की आवश्यकता ज़्यादा होती है एवं शक्ति के स्रोतों में कोयला अलावा खनिज तेल तथा जल विद्युत भी सम्मिलित है। पांचवा देखें तो परिवहन संचार सुविधा तक अभिगम्यता। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की जरूरत होती है, यानी कि जो माल है उस माल को कच्चे माल को लाना और पक्के माल को ले जाना, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उद्योगों का स्थानीयकरण ऐसे ही स्थानों पर होता है जहाँ सस्ता तीव्रगामी परिवहन मिल सके, सस्ता परिवहन उत्पादन व्यय कम करना पड़े और परिवहन के साधनों की सस्ती दरों में संयुक्त राज्य अमेरिका में एरी झील के निकटवर्ती क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बना है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एरी झील है उसके निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बना है, जो परिवहन के अलावा औद्योगिक स्थानीयकरण एवं उद्योगों हेतु जो सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए उच्च संचार सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद बात करें तो छठा, सरकारी नीति। तो उद्योगों की स्थापना किसी या राज्य की सरकारी नीति विशेष महत्वपूर्ण रखती है। तो ऐसे ही क्षेत्र जहाँ सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करती है, इसमें उद्योगों की शीघ्र स्थापना होने लगती है। पांचवा देखें तो समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। तो उद्योगों के मध्य संबंध। तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उद्योगों का भारी जमघट मिलता है तथा विभिन्न उद्योग के मध्य अंतःसंबंध स्थापित हो जाए और उनके अधिकांश उद्योग समूहन अर्थव्यवस्था से लाभ प्राप्त कर अधिक बचत कर पाने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो ये हमने देख लिया कुटीर उद्योग, एवं यहाँ पर देख सकते हैं ये कुटीर उद्योग का विवरण है, एवं ये देख सकते हैं छोटे पैमाने के उद्योग है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ये आपके आ गए बड़े पैमाने के उद्योग जो कि हमने लघुत्रात्मक में देख लिया। कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, इसकी बात करें तो रसायन पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग। इसके बाद बात करें ये पशु पर आधारित उद्योग, तो ये उद्योग। इसके बाद पांचवा बात करें तो जर्मनी का रुहुर कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी। तो जर्मनी का एक रुहुर कोयला क्षेत्र जो कि यूरोपीय महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। क्या जर्मन का रुहुर कोयला क्षेत्र? तो कोयला, लोहा तथा इस्पात इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। तो जर्मन में कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 80% भाग रुहुर के क्षेत्र में स्थापित होता है। तो स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्तम किस्म की कोयले ने यहाँ के लोहे इस्पात उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया है एवं वर्तमान में यहाँ के लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन में गिरावट अनुभव की जाती है। तो जर्मन का जो रुहुर कोयला क्षेत्र है उसमें वर्तमान में यहाँ लौह इस्पात उद्योग में उत्पादन में क्या हुई है, गिरावट अनुभव किया गया। और अब रुहुर के भविष्य की जो संबंध कोयले एवं इस्पात की उपेक्षा जैसे ओपेल, कार बनाने का कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय आदि अधिक निर्भर होती है। तो वर्तमान में इस क्षेत्र की खरीदारी बड़े बड़े बाजारों जो उदय हो रहा है, बड़े बड़े बाजारों का जो उदय है वो हो रहा है, जिससे यहाँ की नवीन रुहुर भूदृश्य विकसित हो रहा है। तो ये है जर्मन का रुहुर कोयला क्षेत्र। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूती वस्त्र के 3 स्तरों का उल्लेख कीजिए।
तो सूती कपड़ा उद्योग की 3 उपक्षेत्रों का वर्णन यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 स्तर यहाँ पर बताया गया। पहला है हथकरघा क्षेत्र, तो इस श्रम पर आधारित उपक्षेत्र जिसमें कुशल अर्धकुशल श्रमिक की जो आवश्यकता है वो होती है, यानी कि ये जो सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग है उसमें अर्धशुष्क एवं कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है और यह क्षेत्र बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पैसों की आवश्यकता है वो कम होती है और इसकी जो रोजगार की जो उपलब्ध कराने की क्षमता है वो कम पूंजी निवेश के कारण ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्र संग्राम खादी के उपयोग पर किया था। तो हथकरघा जो क्षेत्र है, क्षेत्र के अंतर्गत सूती की कताई एवं वस्त्रों की बुनाई आदि किए जाते हैं। अब बात करें शक्ति चालित करघा क्षेत्र, तो इसमें कपड़ा बनाने का कार्य बिजली से संचालित करघों के माध्यम से होता है, यानी कि ये जो शक्ति चालित करघा क्षेत्र है इसमें यानी बिजली की ज़्यादा जरूरत होती है और अतः इस कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसमें श्रमिक कम होते हैं क्योंकि शक्ति के द्वारा ही किया जाता है और उत्पादन अधिक होता है। तीसरा देखिए कारखाना क्षेत्र, तो यह एक बड़ी इकाई वाला उपक्षेत्र है जिसमें वस्त्र निर्माण का कार्य बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है परंतु इसमें उत्तम किस्म के वस्तु की जो बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो लाइव आपकी जो क्लास है मैराथन क्लास कक्षा 12 ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए, तो ये जो हमारी मैराथन क्लास है वो मैराथन क्लास यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपकी जो मैराथन क्लास है वो आपकी एंड हो गई है। तो जिसने भी कंप्लीट मैराथन क्लास देखी है उनका ये जो चैप्टर है वो उंगलियों पर लर्न हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आपको इस क्लास को फिर से देखना है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये जो क्लास है जो मैराथन क्लास है वो देखने को मिल जाएगी। तो सभी को गुड इवनिंग, और आज की जो लाइव स्ट्रीम है इसमें इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट आपकी जो लाइव स्ट्रीम आती है इसमें तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो आज के लाइव क्लास में बस इतना ही। सभी को वेलकम एवं गुड इवनिंग।